हर सवाल के जवाब की आप उम्मीद कर सकते हैं। एक लंबा राजनीतिक सफर उन्होंने यहां तक तय किया है, अब भी इस सफर को आगे बढ़ा रहे हैं और संवाद के सफर को आगे बढ़ाने के लिए मंच पर प्रतीक त्रिवेदी जी मौजूद हैं। एक बार फिर से प्रतीक जी, संवाद का ये सफर आपके हाथों में। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी, और अब मैं जिनको दावत देने जा रहा हूं वो कभी लेट नहीं होते, बिल्कुल वक्त पर पहुंचते हैं और उनका ये रिकॉर्ड है कि वो 2-4-5 मिनट पहले ही पहुंचेंगे। और जी हां, मैं इस समय दावत दे रहा हूं हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी को। प्लीज वेलकम मनोहर लाल खट्टर जी। साहब, आपका बारे में कहते हैं कि आप कभी लेट नहीं होते, बिल्कुल वक्त पर पहुंचते हैं, एकदम वक्त के पाबंद। आया तो मैं आज भी वक्त पर था, लेकिन आपने कार्यक्रम थोड़ा लेट किया। वो क्या था कि वो धर्मेंद्र जी बोल रहे थे, दिख रहे थे, तो फिर अच्छा तो लगता है आपको भी देख के। फिल्म में देख लेते हैं ना आप भी। धर्मेंद्र का तो मान सम्मान मैं भी करता हूं और धर्मेंद्र जी का कार्यक्रम आपने कराया, बहुत ही मुझे भी अच्छा लगा और आपका आभार। बहुत अच्छी बात है सर, आप फिल्म में देख लेते हैं ना कभी कभी, तो मौका लग जाता है। वैसे जब मेरे पास ये दायित्व नहीं आया था, जी जी, उस समय कभी कभी फिल्म देखता था। अच्छा। दायित्व आने के बाद मैं रोजाना फिल्म देखता हूं। या फिल्म दिखा रहे होते हैं पूरे देश भर को। अब यही प्रश्न है आपका जी कि रोजाना देखता हूं तो कैसे देखता हूं। वास्तव में ये जो मेरा दायित्व है ना, जो मेरा काम है, जी 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 जी, ये सुबह से लेकर शाम तक ऐसा है। हाँ हाँ, ये ऐसे ही लगता है जैसे फिल्म जैसा ही है। फिल्म जैसा, क्या बात है, इसको सरल बना लेते हैं एकदम बहुत सरल बना लेते हैं। पर ये सरलता जीवन में आई कैसे? लोगों ने कहा कि ये इसलिए आई सरलता कि मिसेस खट्टर नहीं है आपकी लाइफ में, इसलिए। हाँ, और क्या। लोग कहते हैं कि भाई आपने शादी नहीं की तो जो ये सरलता आ गई आपके अंदर, वो ऐसे ही है, जीवन बड़ा अच्छा चल रहा है। ये प्रश्न योगी जी से भी पूछा कभी आपने? पूछा तो योगी जी से नहीं है, लेकिन पूछने की इच्छा मोदी जी से भी है मेरी। बात ठीक है, उत्तर वही दे देंगे। तो आप उत्तर दीजिए, इतने सरल आदमी हैं आप, तो आप तो दे सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। तो बताइए, कभी जीवन में लगा कि नहीं, जीवन में कोई जो आधा हिस्सा खाली है इसको भी भर लेना चाहिए? सरल होने का अर्थ ये नहीं है कि गंभीरता खत्म कर दी जाए। जी, ये बहुत एक गंभीर प्रश्न आपने पूछ लिया और इसका उत्तर भी बहुत गंभीर है। जी, मैं 1980 में संघ का प्रचारक हो गया जी, और उससे पहले मन में भाव ये जागे कि अगर सामान्य जीवन जैसे बाकी व्यतीत करते हैं, अगर करेंगे तो देश और समाज के लिए काम करने का जितना समय मिलना चाहिए जी, शायद वो नहीं मिल पाएगा। और उस एक निर्णय से मैं बड़े खुले मन से पूरे समय में देश और समाज का काम कर पाता हूं, ये मुझे बहुत बड़ा संतोष है। मुझे बताएं कि सरलता का आलम यह है कि आप रसोई में भी घुस जाते हैं, खाना बनाने लगते हैं कभी कभी? आवश्यकता तो वो भी करता हूं मैं जी, उसमें कोई आपत्ति थोड़ी है। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। आखिर व्यक्ति को हर काम करने आना चाहिए। बिल्कुल, और ये तो बहुत अच्छी बात है। मास्टर ऑफ ऑल, क्या जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ वन। हम अपने काम में मास्टर हैं, लेकिन काम कोई भी करना पड़े, साम दाम दंड, क्या उसको कहते हैं कि जो भी। ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे आपको पता नहीं था कि मुझे मुख्यमंत्री बनना, और मुख्यमंत्री बन गया। पीर बवर्ची भिश्ती खर, सब काम कर लेते हैं। नहीं नहीं, मैंने कहा ना वो सवाल आपके पास कि मुझे पता नहीं था कि मुख्यमंत्री बनना है और आप मुख्यमंत्री बन गए। मेरे लिए एक ही बात है, चाहे कोई सामान्य काम, चाहे खाना बनाना हो, चाहे मुख्यमंत्री, चाहे कोई सामान्य काम और चाहे मुख्यमंत्री काम। हाँ, काम सारा एक मैनेजमेंट का है, दायित्व का है। एक मैनेजमेंट किस प्रकार की जा सकती है जी। मैंने जीवन में पढ़ाई के बाद दुकान भी की, मैंने पिताजी के साथ खेती के काम में हाथ बटाया। हाँ, मैंने फिर फैक्ट्री भी लगाई। चली कि नहीं चली फैक्ट्री? चली भी,
थोड़ा बहुत चल गई, लेकिन छोटे भाई को संभलवा दी। वाह। उसके बाद फिर आगे बढ़ गए। हाँ। एक समय ऐसा भी आया, मैं एक कॉर्पोरेट जगत में कंपनी का फाइनेंस डायरेक्टर भी रहा। ओह। जो कंपनी 450 करोड़ रुपए की उस समय थी, आज से 20 साल पहले। ओहो। राजनीति में भी आया, समाज सेवा भी की, अंत्योदय का भी किया। कोई जीवन का काम ऐसा नहीं है जिसमें मेरा अनुभव नहीं है, सिवाय एक काम जो आपने पहले कहा है, शादी वाला। तो वो तो वो गाना है, मुझे ध्यान नहीं आया, धर्मेंद्र जी गए तो मेरा मूड उधर चला गया। तो वो कसक आज भी है। अरे आयु कितनी हो गई है? अरे मैं तो कुछ जीवन के अनछुए प्रश्न पूछ रहा था आपसे, लेकिन मुझे अच्छा लगा, आपने बड़े बेबाकी के साथ जवाब दिया। लेकिन लोगों ने कहा कि जो आपकी जो बारीक नजर है वो काम पे भी रहती है, और आपको एक बड़ा शौक है कि अधिकारी बैठे रहते हैं और आप उनको दिखा के कहते हैं देखो तारीख बदल गई। यानी आप रात में पता चला 10 बजे बैठे और सुबह 3 बजे तक बैठे रहे, बोले देखो तारीख बदल जाती है। और अक्सर होता है ना ये। मेरे जो सीएम ऑफिस का स्टाफ है मेरा जी, उनमें से एक यहाँ भी मेरे साथ आए हुए बैठे हैं, वो जी, जी, गवाह इस बात के जी, कि जब कभी दिन भर में बाकी विभागों का काम करना है या कोई कार्यकर्ता आते हैं उनका काम करना है, जी। सब करने के बाद जी। फिर जो बचे हुए कामों की चर्चा मैं रात को 9 बजे इनके साथ करता हूँ। इनके साथ मेरा तय है हाँ। कि आपके लिए मेरे लिए न दिन है रात है, जब आवश्यकता पड़ेगी तब काम करेंगे। और इन्होंने बड़ा सार स्वीकार किया हुआ है, और ये स्वीकार करके ही मेरे साथ लगे हैं। हम रात को 9 बजे बैठते हैं, कभी 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए। हाँ, 11:30 बजे थोड़ा सा मन जरूर बढ़ाना पड़ता है कि तिथि बदलने वाली है, बोलिए। अगर वो कहते हैं हाँ बैठेंगे तो बैठ जाएंगे, तो तारीख बदल जाती है। तारीख बदल जाती है। तो ये एनर्जी आती कहां से? हालांकि अक्सर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं ये कि एनर्जी आप कहां से लाते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं एनर्जी लाते कहां से आप? अंतर वही जो पहला प्रश्न आपने पूछा था। अच्छा, तो मेरा भी जवाब आज सुनिए। लोग 50 बार पूछते हैं मुझसे, मैं नहीं बताता, लेकिन आज ये फर्क यही है कि मुझे वही जो मेरा साथ वाला उसी वजह से एनर्जी आती है। अब आप बताइए। इसका मतलब ये है कि ये सेब तो फिर ऐसा ही है कि सबको अच्छा लगता है। सबको अच्छा लगता है। जी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे बताया कि आपने एक बहुत बढ़िया स्कीम शुरू करी और उसकी बड़ी चर्चा है। परिवार को आपने केंद्र बना के उसका सारा सर्वे कराना शुरू कर दिया और परिवार को एक यूनिट बना दिया। उसकी बड़ी चर्चा है। लोगों ने कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि आखिर वो तो स्कीम क्या है आपकी जो परिवार को आपने केंद्र बना लिया? देखिए, शासन की, प्रशासन की कई से ऐसे फैक्टर्स हैं, कई चीजें हैं जिनको पूरा करने के लिए हम लोग एक शब्द प्रयोग करते हैं, मैपिंग। जी। हमने स्कूलों की मैपिंग कराई ताकि कहां कहां स्कूल खोलने हैं, कॉलेजेस की मैपिंग कराई, हॉस्पिटल्स की मैपिंग कराई। जितने विकास के काम है सबकी प्रदेश भर की मैपिंग कराते हैं, जहां आवश्यकता उसको पूरा करते हैं। तब ये ध्यान में आया कि हम सब चीजों की मैपिंग तो करा रहे हैं जी, लेकिन परिवारों की मैपिंग अभी नहीं करा पाए हैं। परिवार की मैपिंग जब तक नहीं कराएंगे, कौन से परिवार किस स्थिति में आज हैं, उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, उनके सदस्यों की क्षमता क्या है, कौन क्या करना चाहता है, किसकी क्या जरूरत हो, कैसे पूरा कर सकते हैं। यानी इसमें सैलरी भी जुड़ी है, वेतन भी जुड़ा है, सब जुड़ा है। सब उसमें तो हमने अभी तक क्या था कि नागरिक का एक पहचान पत्र बना हुआ वो है आधार कार्ड। जी। हमने विचार किया कि केवल नागरिक अकेला नहीं, अपने यहाँ कंसेप्ट है परिवार की। जी। परिवार यूनिट को यदि हम उसका अध्ययन ठीक से नहीं करेंगे, किस परिवार में कितने सदस्य हैं, उनकी इनकम कितनी है, पढ़ने वाले कितने हैं, बच्चे कितने हैं, और वहाँ बड़ी आयु के लोग कितने हैं जिनको आवश्यकता है, वहाँ किस किस की जरूरत क्या क्या है, वहाँ किसमें टैलेंट क्या है, इसके अंदर क्या क्षमता है, इन सब का हिसाब किताब जब तक नहीं रखेंगे तब तक हम अपना शासन का काम पूरा नहीं कर सकेंगे। इसमें से निकला परिवार पहचान पत्र। और परिवार पहचान पत्र के बाद अब मानो सदस्य पढ़ाई कितने करते हैं, या कमाई करने वाले, काम करने वाले कितने हैं, क्या काम करते हैं, और उनको किस चीज की जरूरत है, गरीब है, अमीर है, बीपीएल है या सामान्य है। आपने जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया उसको इंपॉर्टेंट बनाया, उसको बहुत, क्योंकि आज व्यक्ति को जीवन यापन के लिए अर्थ जो है ये बड़ा अर्थ प्रधान प्रदेश, यानी एक प्रकार की व्यवस्था है। जी। तो अर्थ प्रधान व्यवस्था में आर्थिक दृष्टि से अगर संपन्न है व्यक्ति तो बाकी चीजों में व्यवस्था नहीं कर लेता। लेकिन इसकी लोगों ने आलोचना भी की और ये कहा कि आपने जब वेतन को या उसकी आय को आधार बना लिया तो रिजर्वेशन जो है उसको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चोट लगती है इससे। नहीं, बिल्कुल नहीं लगती है। मैं इसका एक उदाहरण बताता हूं। जी। और हमने जो लोग ये कहते थे उनके सामने जो एक्सप्लेन किया तो उन्हें हाँ की क्या आपकी बात ठीक है। जी। वेतन के नाते जैसे उन्होंने कहा क्रीमी लेयर, ये 6 लाख रुपया हमने अपने प्रदेश में रखी हुई है। हाँ। केंद्र में 8 लाख रुपया 8 लाख है। हमने उसको 6 लाख को भी बाइफरकेट किया। हमने कहा पहले इसमें 3 लाख की एक लाइन खींचते हैं कि जो परिवार 3 लाख रुपए तक की आय के हैं
पहले लाभ उनको मिलेगा, बच जाएगा तो 3 से 6 लाख वालों को मिलेगा। 6 लाख के बाद बचेगा नहीं, अगर फिर भी बचता है तो इस सीमा को आगे बढ़ा देंगे। अर्थात उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि 8 लाख के सीमा में अगर हम करें, अर्थात जिनकी 67,000 पर मंथ सैलरी है या आय है, उनको लाभ मिलना चाहिए। इसका मतलब जो 10,000 15,000 रुपये महीना कमाते हैं उनको तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आखिर उस स्लैब में भी ऊपर के लोग लेके जाएंगे, वही उन्हीं के बच्चे आखिर पढ़ लिख करके आगे अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं। जब ये उनको समझाया कि पहले 15-20 हजार वालों की चिंता करनी चाहिए या 67,000 वालों को करनी चाहिए, सबने कहा कि 15 और 20 हजार वालों की करनी चाहिए। उसी में से लोगों ने कहा कि 3 लाख की व्यवस्था ठीक है, लेकिन अब चूंकि हमारे यहाँ कोर्ट्स दे आर डिवाइन पावर, कोर्ट ने फैसला कर दिया कि आपकी व्यवस्था भी ठीक नहीं है। नहीं समझा पाया हम उनको, आगे फिर समझाएंगे। जैसे केंद्र नहीं समझा पाया किसानों को। बहुत विषय ऐसे आते हैं, उद्देश्य अच्छा होता है, लेकिन कहीं कहीं इस प्रकार का विषय होता है कि वो जितनी कम्युनिकेशन जिस प्रकार की होनी चाहिए नहीं हो पाती है। जैसे कम्युनिकेशन में, जैसे एक कम्युनिकेशन आपसे हो गया कि ठोको किसानों को, तो वो बड़ा चर्चा में रहा, पूरे देश भर में चर्चा रहा कि ठोको किसानों को। नहीं कहा। तो वो गलत बोलते हैं। मैं कहता हूं क्या कहा, हाँ वही कम्युनिकेशन का अंतर है ना। जी। मैंने ये कहा कि सठे साठम समाचार है। अब ये कोई महाराष्ट्रियन बता देगा आपको कि क्या होता है। हाँ जी, मैं समझ गया। इसका अर्थ होता है जैसे को तैसा, अर्थात कोई मारे तो उसको पकड़ लो। वो किसान कहते हैं, किसान कहाँ मारेगा, किसान तो किसान नहीं मारेगा तो संतुष्ट हो गए ना, बात खत्म हो गई ना। किसान जब उन्होंने डंडे उठाने शुरू किए जी, जब उन्होंने हमले करने शुरू किए, जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़नी शुरू हुई, जब हालांकि किसान नेताओं ने लिख के दिया कि हम कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को नहीं बिगाड़ेंगे, हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, हमारा नॉन वायलेंट प्रदर्शन होगा, उसी में से सीमा जब टूटती है, ये वो भी कहते नहीं टूटनी चाहिए, हम भी कहते नहीं टूटनी चाहिए, इसलिए उसमें कहीं कोई अंतर नहीं है। अब तो कानून वापस ले लिया, लेकिन वो उठ नहीं रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि अभी तो एमएसपी वाला जो है मामला नहीं सुलझा है, तो जब तक एमएसपी का मामला नहीं सुलझ जाएगा तब तक तो नहीं जाना। देखिए, ये केंद्र सरकार का मामला है, वैसे उनकी बातचीत चल रही है। आपकी राय बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब हम अपनी राय जहाँ बतानी होती है बताते भी हैं। हाँ। और जो हमने कहा है उसमें बताने में हमें आपत्ति नहीं है कि एक कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी में अब सब सदस्य आएंगे, यानी केंद्र सरकार के भी होंगे, प्रदेशों के भी होंगे, किसान नेता भी इसमें होंगे, जो कृषि अर्थशास्त्री वो भी होंगे, साइंटिस्ट भी होंगे, सब लोगों को मिलाकर के कमेटी प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उनसे नाम भी मांग लिए गए हैं। कमेटी बनेगी, बैठ के विचार करेगी, उसके बाद निर्णय होगा। लेकिन वो तो मानने को तैयार नहीं, वो तो उठने वो नहीं माने तो मैं क्या करूं उसमें? तो वही सटे साठे समाचार नहीं, वो तो ऐसा तो जब अगर सीमा तोड़ेंगे तब की बात है। वो कहते हमने सीमा तोड़नी नहीं, विषय खत्म हो गया। सीमा ना तोड़े, हाँ। किसी को भी चाहे जितना नुकसान हो जाए, आप भी ने कहा ना कितना नुकसान हो रहा है। आंदोलन करना जी, शांति प्रिय तरीके से आंदोलन करना, इसको संविधान को भी इजाजत देता, संविधान इजाजत देता है, इसकी कहीं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सीमा तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं। लेकिन आपके प्रदेश में एक समय था जिसमें बदली भर्ती बड़ा था कि बीबीसी कहा जाता था, बदली भर्ती और लैंड CLQ बीबीसी यानी बी बदली बी भर्ती, यही काम होता था, बस बिजनेस था, ये एक उद्योग था हरियाणा में। हमने 2014 में आने के बाद जी 0 टॉलरेंस फॉर करप्शन एक टारगेट रखा था। अब ये ठीक है, मुझे मालूम है कि 0 होना तो शायद संभव नहीं है जी, ये चलता हुआ एक समाज का धारा प्रवाह सिस्टम है जी, लेकिन इसको कम कर सकते हैं, हमने कम किया है। हमने ये सारी चीजें खत्म कर दी हैं। डिस्क्रिशनरी पावर जितनी ज्यादा होगी उसी समय ये व्यवस्थाएं यानी भ्रष्टाचार पनपता है। हमने डिस्क्रिशनरी पावर धीरे धीरे अधिकारियों की भी खत्म की, अपनी भी खत्म कर दी। मेरी अपनी जो डिस्क्रिशनरी पावर थी क्या था कि HCS हर साल एक HCS को IAS बना सकते हैं, जो मुख्यमंत्री यानी एक कमेटी बनती है, उसमें नाम आते हैं, बाद में मुख्यमंत्री पर छोड़ा जाता है कि जिस पर साइन कर देंगे वो जाएगा। हमने उसको छोड़ दिया। हमने कहा नहीं, जो एलिजिबल HCS हैं वो आइए, फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए, जो मेरिट पर आएंगे, मेरिट का एक सूची बनेगी, वो UPSC को भेजेंगे, UPSC जिसको चुनेगी उसको फाइनल करेंगे। छोड़ दिया। प्रधानमंत्री जी ने पहले ग्रुप C और D की नौकरियां जहां मिलती थी, इंटरव्यू उसमें भ्रष्टाचार होता था, तो उन्होंने पहले छोड़ा, बाद में सब प्रदेशों को आह्वान किया। हमने सबसे पहले हरियाणा में वो काम किया कि ग्रुप C और D के इंटरव्यूज ये खत्म कर दिए। लेकिन पर्चे तो लीक हो रहे हैं खट्टर साहब। देखिए, जो व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है, पर्चे लीक हो जाते हैं, बच्चे जाते हैं एग्जाम देने, पर्चे लीक हो जाते हैं। आज का नहीं बिगड़ा हुआ, 20-25 साल का बिगड़ा हुआ है। और वो जब लीक होते हैं, वो लीक हुए आज से शुरू नहीं हुए। अंतर इतना ही है कि पहले भी जो समस्याएं आती थी उनको लिपापोती करते थे। यहां तक कि कोई पेपर अगर परीक्षा दी है उनका होता था परीक्षा को रद्द कर दो और केवल इंटरव्यू के आधार के ऊपर नौकरियां दे दो। उन्होंने ये किया।
हमने कहा नहीं, हम इंटरव्यू खत्म करेंगे, परीक्षा लेंगे, परीक्षा में गड़बड़ होगी दोबारा परीक्षा लेंगे, फिर भी गड़बड़ होगी, जो दोषी होंगे उनको पकड़ेंगे। हमने कानून बनाया और कानून बनाने में 2 साल से लेकर के और 10 साल तक की कैद रखी है उसमें, और उसमें 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी रखा है कि जो नकल करता हुआ, करवाता हुआ, पेपर लीक करता हुआ, करवाता हुआ करेगा या साधन बनेगा, इन सब को उसके अंदर कानून बना दिया, उसमें सजा मिलेगी। आपके हिसाब से कोई चीज ऐसी होनी चाहिए जिससे कोई कमीशन या इसकी रिपोर्ट आए या बैठे कमेटी बैठे, जो पर्चे लीक हो जाते हैं, बच्चे बहुत परेशान होते हैं, तो एक कोई रेगुलेशन होना चाहिए? कानून हमने बनाया है। हाँ, आपने तो बनाया है। जहां तक कमीशन और बाकी चीजों का विषय है, पहले सरकार अपने जितने भी तरीके होते हैं उनको एग्जॉस्ट करती है, उसमें सफलता न मिले तो बाहरी एजेंसी को तय किया जाता है। लेकिन इन सब चीजों में हमको सफलता मिल रही है। हमारे विजिलेंस डिपार्टमेंट ने खोज करके ऐसे सब लोगों को निकाल लिया है। पुलिस डिपार्टमेंट ने पीछे जो पेपर लीक हुआ उसके अंदर 48 लोग पकड़े हैं, और केवल हरियाणा से पकड़े ऐसा नहीं है, वो लोग जम्मू कश्मीर से भी पकड़े हैं, वो नोएडा से भी पकड़े हैं, वो लोग हैदराबाद के भी हैं। अलग अलग प्रांतों की जो कड़ियां जुड़ी हुई थी सबको पकड़ करके 48 लोगों में अंदर कर दिए हैं। इसलिए हमें उन सारी चीजों में उनको क्रैक करने में सफलता मिली है। हमने किसी को छोड़ा नहीं, सबको अंदर किया। साहब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी आपकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। अभी देख रहा था मैं, प्रधानमंत्री बड़ी तारीफ कर रहे थे आपकी। प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। दिल तो खुश हो जाता होगा अंदर ही अंदर। वो तो आखिर स्वाभाविक है, जब कोई काम हम अच्छा करते हैं लेकिन प्रधानमंत्री जी तो तारीफ करते हैं, लेकिन आपके अंदर आपके अपने ही वाले लोग थोड़ा टांग खींच देते हैं आपकी। देखिए, ऐसा कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन अगर कहीं अंदर खाते छोटी मोटी बात होती है, मनुष्य स्वभाव होते हैं। आप मेरी, मैं आपकी टांग तो खींचेंगे, क्यों नहीं खींचेंगे? आप प्रश्न पूछ के खींच रहे हैं, मैं आपको वैसे कर रहा हूं, टांग खींच लेते हैं। देखिए, मैंने बताया ना, कबड्डी में टांग वांग खींचना कोई खास बात नहीं होती। तो ऐसे में आपका अनुभव काम आता होगा फिर सामान्य। आप जानते हैं टांग कैसे खींची जाती है? देखिए, जब कबड्डी में खेल होता है ना, जी जी जी, तो कोई भी दाव लगाना हो, दाव लगाया जाता है। दाव लगा के उद्देश्य ये होता है कि सामने वाले को धराशायी किया जाए। तो इसलिए कबड्डी का खेल खेल की भावना में कुछ होता रहे, कोई बात नहीं, इस भावना से ऊपर उठ के कोई काम करेंगे तो गड़बड़ होती है। राइट। एक आपने कहा कि पानी को लेकर आपने बात कही, मैं पराली पे आऊं, उससे पहले पानी पे आपने कहा कि जो अंत्योदय है, जो हाशिए पे व्यक्ति बैठा वहां तक नहर का पानी पहुंचे, इस सारा काम किया। लेकिन दिल्ली वालों से आपकी थोड़ी खटपट हो जाती है पानी को लेकर और इस पर। बड़ा स्वाभाविक सा है। देखिए, जब हरियाणा ये बना था अलग से 1966 में, तो सबसे बड़ी समस्या थी यहाँ पानी की। दक्षिण हरियाणा में पानी नहीं पहुंचता था, कोई विकास नहीं था, कोई कुछ नहीं था जी। तो पानी हमें, हमारे अपने स्रोत नहीं है। पंजाब के पास अपने स्रोत हैं, नदियां वहां बहती हैं, उत्तर प्रदेश का भी स्रोत है। हमें तो केवल एक यमुना नदी, वो भी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में है, उसमें से एक शेयर मिलता है, या थोड़ा भांगड़ा डैम से जो बाद में तय हुआ वो मिला, लेकिन वो पूरा पानी मिल नहीं पा रहा। न मिल पाने का कैरियर हमारे पास नहीं बनाने दिया गया। एसवाइल नहर, पानी का शेयर हमारा तय है, लेकिन उसके लिए हमें एक कैरियर चाहिए। कैरियर बनेगा एसवाइल नहर। एसवाइल नहर जो है कितने सालों से, सन 1984 में जब ये 85 में समझौते हुए थे, उसके बाद लगातार इतने वर्षों से हम पानी पूरा ले नहीं पाए हैं। लगातार हमारा उसमें दावा है कि हमको ये नहर बनाने दें। सुप्रीम कोर्ट में केस पंजाब ने एक एक्ट बना करके डाल दिया, और वो सुप्रीम कोर्ट वालों ने फिर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए भेज दिया। 12 साल वो लटका रहा। हमने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया कि उसको फैसला किया जाए। अंतोगत्वा वो फैसला हमारे हक में हो गया है। फिर भी अभी एसवाइल बननी शेष है, तो पानी जैसे आएगा और बढ़ेगा, लेकिन जितना पानी है उसका मैनेजमेंट अच्छा किया जाए। उस मैनेजमेंट में हमने सबसे पहले जो टेल्स हैं वहां तक पानी भेजा है अपने हरियाणा में। आज दक्षिण हरियाणा के सारे जिले सब में पानी पहुंचता है। माइक्रो इरिगेशन, इसका हमने व्यवस्था की है। पानी बचे कैसे, इसका प्रबंध किया है। धान बोने वाले किसानों को मैंने कहा कि पानी बचाओ, 7,000 रुपए एकड़ उस किसान को अच्छा देंगे। फैसला है आपका। उस किसान को देंगे जो धान नहीं बोएगा। मेरा पानी मेरी विरासत, क्योंकि हम अगली पीढ़ी को जमीन तो देंगे, लेकिन अगली पीढ़ी को डाइवर्सिफाई होनी चाहिए। पानी नहीं देके जाएंगे, फोकी जमीन देंगे, तो सामने वाले हमारी पीढ़ी गालियां देगी हमको, अगली पीढ़ी। तो इसलिए हमने व्यवस्थाएं पानी के मैनेजमेंट की बहुत अच्छी की हैं। इससे हमारा किसान भी संतुष्ट है, सब संतुष्ट है। लेकिन इसकी तो व्यवस्था कर दी, लेकिन आजकल लोग हिंदू और हिंदुत्व की बहुत बातें कर रहे हैं, परिभाषा दे रहे हैं। आपके हिसाब से, आपके मुताबिक क्या हिंदू और क्या हिंदुत्व? देखिए, ये बहुत विषय वास्तव में राजनीतिक विषय नहीं है। ये हमारे देश के चिंतक जो हैं वो इन विषयों पर चर्चा करते हैं और चिंता करके बताएंगे। अच्छा, आपने तय कर रखा कि आप नहीं व्याख्या करेंगे कुछ? इतना लंबा पॉलिटिकल करियर आपका। मैं हिंदुत्व का जीवन जी रहा हूं, और हिंदुत्व जो है वो एक जीवन सार है, वो एक शैली है। कैसे हम अपने आप को भी और बाकी सबको भी एक साथ, यानी सबका भला करें, सबकी चिंता करें, किसी को दुख तकलीफ न पहुंचाएं, किसी का अधिकार उसको न छीनें। हिंदू से बोको हराम की तुलना, ये सब सही?
किनकी तुलना? बोको हराम से कर दी सलमान खुर्शीद साहब की किताब जो है। देखिए, मैंने बताया ये सब चिंतकों का विषय है, हमारा विषय नहीं। हम तो कर्म करने में विश्वास रखते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता लेके आए हैं आज? अरे, सुनते हैं आपकी जेब में गीता रहती है? आपको विश्वास नहीं होगा जब तक मैं उसको दिखाऊंगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुस्कुराहट के साथ गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मनोहर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और प्रतीक जी आपका भी शुक्रिया। लेकिन मैं चाहूंगी मनोहर जी आप कुछ पल के लिए मंच पर रुके। मैं मिस्टर अविनाश कौल को मंच पर बुलाना चाहूंगी, ग्रुप CEO TV 18 NMD AETN न्यूज 18 इंडिया की तरफ से भेंट यहां पर मनोहर लाल जी के लिए। तो संवाद बात का सबसे बड़ा मंच, करेंगे चर्चा देश